करेंगे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ये आज के क्लास का टॉपिक है कि कोई एरे दिया है, किसी भी 2 एरे, चाहे 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो इसमें ये मतलब एक्चुअली बहुत इजी पार्ट है, बिकॉज नंबर्स का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे करते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर्स को ऐड कर सकते, लेकिन एरे को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए कमांड्स क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे आज। मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ एरेस। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जनरल रूल क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, तो रूल यही होता है कि जो डायमेंशन फर्स्ट वेक्टर का है, मतलब जितना साइज फर्स्ट वेक्टर का है वही साइज सेकंड वेक्टर का भी होना चाहिए। यही काम मैट्रिक्स के केस में ही करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2x3 है तो उसको ऐड कर रहे हैं किसी दूसरे मैट्रिक्स से, तो वो भी 2x3 होना चाहिए। 3x3 से नहीं ऐड कर सकते। सेम टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए। सेम टाइप मतलब सेम साइज। एक ही साइज के मैट्रिसेस को ऐड कर पाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ये रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। बेसिक रूल है लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स में। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में ये रूल है, जो कि नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि फर्स्ट ए बी कर रहे हैं, ए इंटू बी मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो ए का जो कॉलम है और बी का जो रो है वो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन। तो मैटलैब जो है सेम रूल फॉलो करता है लीनियर अलजेब्रा का एरेस के केस में। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो सेम रूल फॉलो करता है जो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग फॉलो करते हैं। लिख देते हैं फॉलोज रूल ऑफ एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स थ्योरी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई वेक्टर है 8 5 4, ये 3 लेंथ का है, सेमीकोलन। एक और वेक्टर डिफाइन कर दिया यहाँ पर 10 2 7, और यहाँ भी सेमीकोलन दे दिए, और एक जेड नया वेरिएबल डिफाइन किया जिसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू x प्लस वाई का। और जब यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे तो z इक्वल टू 8x प्लस वाई, जैसे वेक्टर्स में नॉर्मल हम ऐड करते हैं वही काम यहाँ भी कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 10 8 5 and 2 and similarly 4 and 7। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे लिखाएगा इस तरह से मैटलैब में 18 7 and 11, तो ये मेरा आउटपुट आएगा। सिमिलरली मैट्रिसेस के केस में करेंगे तो एक मैट्रिक्स लिखेंगे कोई सा भी, 5 -3 8 सेमीकोलन 9 2 9 2 10। यहाँ भी सेमीकोलन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। सेमीकोलन नहीं देंगे तो मैट्रिक्स शो करेगा कि मैट्रिक्स कौन सा है। तो लिख नेक्स्ट इंटर करेंगे तो a इक्वल टू 5 -3 8 9 2 and 10। ये मेरा ए मैट्रिक्स आ गया। एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, हम बी और दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लिख रहे हैं एग्जाम्पल 10 7 4 सेमीकोलन -11 15 and 1। एंड अगेन यहाँ पर
बी इंटर प्रेस करेंगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा 10 7 4 -11 15 एंड 1। और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं C इज इक्वल टू A प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं। तो A प्लस बी करेंगे तो दोनों का ऐड हो जाएगा, और A माइनस बी कर देंगे तो A माइनस बी इस बार कर देते हैं। A माइनस बी जब करेंगे तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज 5 -10 -3 -7 इस तरह से करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, पहले A फिर B का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। तो यहाँ पर आएगा आउटपुट C इज इक्वल्स टू -5 -10 4 and 20 -13 and 9। और इसी को ऐड अगर कर दें नया वेरिएबल तो अगेन C इज इक्वल्स टू अगर A प्लस बी कर दें तो C इज इक्वल टू आएगा, ऐड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। और अगर दो मैट्रिक्स दे जिसका साइज अलग अलग है तो एरर आएगा। तो ये चीज करके देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे पहले। तो एग्जाम्पल सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 8 स्पेस 5 स्पेस 4, then y is equals to 10 2 and 7। एक z डिफाइन करते हैं नया वेरिएबल जिसको असाइन करते हैं वैल्यू x प्लस वाई, और अब इंटरप्रेस करेंगे तो z का नया वैल्यू आएगा 18 7 एंड 11। सेम साइज का था इसलिए आ गया सेम, मतलब एडिशन पॉसिबल हो गया। सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में करेंगे 5 -3 स्पेस 8 सेमीकोलन, सेकेंड रो लिखेंगे 9 2 एंड 10। ये मैट्रिक्स आ गया। बी लिखेंगे 10 स्पेस 7 स्पेस 4 फर्स्ट रो कंप्लीट सेमीकोलन -11 15 एंड 1। और सी डिफाइन करेंगे a माइनस बी, और इंटरप्रेस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉपी में करते हैं, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर b या c इज इक्वल टू नया इसी वेरिएबल को नया वैल्यू असाइन करते हैं a प्लस बी और एंटर करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। और अगर साइज अलग अलग है दो मैट्रिक्स का, मान लेते हैं एक नया मैट्रिक्स देते हैं d इज इक्वल्स टू 2 2 3 3, ये कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिए और इसको ऐड करना चाहते हैं c के साथ, लिखेंगे c प्लस d। ये ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा, जैसे कि हम लोग को लीनियर अलजेब्रा में एडिशन डिफाइन नहीं है इस दोनों का, क्योंकि साइज सेम नहीं है। तो जो है प्रेस करेंगे इंटर, लिखेगा मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री, मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है सी एंड डी का वो अलग अलग है, तो वो नहीं करेगा ऐड। ठीक है। और एरे मल्टीप्ली ये हो गया एरे। अच्छा, इसी में अगर ऐसा करें t प्लस 1, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक, इसको करेंगे तो देखते क्या आ रहा है, d प्लस 1 इज 1 आ रहा है। यहाँ पर c कर देते हैं, c प्लस 1 क्या हो रहा है, c प्लस 1 में हम देख सकते हैं कि सारे इंट्रीज में 1 1 1 1 ये ऐड करते रहा अपने से। 15 था तो 16 हो गया, 4 था तो 5 हो गया, यहाँ पर 12 था तो 13 हो गया, एंड इस तरह से सारे इंट्रीज में ये इस वैल्यूज को 1 1 1 1 ऐड करते रहा। तो जब भी ऐसे लिखेंगे एक मैट्रिक्स और प्लस 1 अगर कोई स्केलर से ऐड करेंगे तो वो
समझेगा कि सारे एंट्रीज में +1 कर देगा। जो भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो चीज सारे एंट्रीज के साथ वो कर देता है। इसके बाद क्लियर कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में रूल हमको पहले से पता है कि क्या फॉलो होता है। फर्स्ट रो ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो ए का कॉलम और बी का रो ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड। तो ये भी सेम रूल फॉलो करता है एकदम एग्जैक्टली। और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ये एरर दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1 स्पेस 4 स्पेस 2 फर्स्ट रो कंप्लीट, 5 7 3 सेकेंड रो हो गया, 9 1 6 थर्ड रो, 4 2 एंड 8। एक 4x3 का इसका मैट्रिक्स बना लिए। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं B इज इक्वल्स टू 6 1, ये है 4x3। तो जो भी दूसरा मैट्रिक्स होगा B, A×B करना है अगर हमको, तो उसका नंबर ऑफ रोज जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। ये चीज का ध्यान, सॉरी 4 नहीं 3 होना चाहिए, क्योंकि 4x3 है ना, तो इसका 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब उसका 3 रोज होना चाहिए। 2 एंड 5 7 एंड 3 एक मैट्रिक्स बना लिए, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम्स से तो हमको कोई मतलब नहीं है, कॉलम्स 2 ही रखने हैं। और अब डिफाइन करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए, और मल्टीप्लिकेशन में साइन कौन सा होगा, वही साइन जो नंबर के लिए देते हैं। 8 के ऊपर एस्ट्रिक बोलते हैं ना इसको, ए एस्ट्रिक बी। ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे तो ये मैट्रिक्स, ये था 4x3 और ये था 3x2, तो आउटपुट ऑब्वियसली 4x2 आएगा और 4x2 आया। मान लो इसी में हम एक नया मैट्रिक्स कर देते हैं, C इज इक्वल्स टू 1 1 2 2x2 का एक मैट्रिक्स कर देते हैं, या फिर इसी में कभी जरूरत नहीं है, C इज इक्वल टू B एस्ट्रिक ए कर देते हैं। मतलब अभी A इंटू बी किए थे, A का नंबर ऑफ कॉलम्स था 3 और B का नंबर ऑफ रोज था 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल भी एज इट इज होता है, जैसे कि मैट्रिक्स में हम लोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 इंटू 6 करेंगे, फिर 4 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 7 करेंगे, तो कितना आएगा 6 प्लस 8 प्लस 14, यानी 14 प्लस 14 28, तो 28 आया। तो सेम रूल जैसे मैट्रिक्स में करते हैं वैसे। अब बी इंटू ए करेंगे, बी में कितने कॉलम्स हैं, तो बी में है कॉलम्स 2, और ए में रोज कितने हैं, ए में रोज है 4। तो बेसिकली बेसिक लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को पता है कि इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैटलैब भी नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन इसको। तो जब इंटरप्रेस करेंगे तो एरर आ जाएगा, इनकरेक्ट डायमेंशंस फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, check that the number of columns in the first matrix matches the number of rows in the second matrix to perform। अच्छा ये इसको इग्नोर करो अभी फिलहाल के लिए, ये जो हाईलाइट किया है इसको मत पढ़ो, बस यहाँ तक पढ़ो। वो क्या है वो अभी बताएंगे थोड़ा देर में। तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं, सेम ही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। तो इसको इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर है, आई मीन एरे मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मैट्रिक्स का ही सबसे पहले 2 डायमेंशनल का लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 4 2 सेमीकोलन 5 7 3 एंड देन 9 1 6 4 2 8
यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि आउटपुट लिखना ना पड़े मैट्रिक्स को। सिमिलरली बी नया मैट्रिक्स लिखते रहे 6 1 2 5 7 3 और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं सेमीकोलन ताकि मैट्रिक्स लिखना ना पड़े। और नया वेरिएबल डिफाइन करा सी जिसको असाइन करा वैल्यू a इंटू बी और यहाँ पर जब इंटर प्रेस करेंगे c इज इक्वल्स टू आएगा सेम 28 27। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 1 4 2 5 7 3 9 1 6। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 6 4 2 सॉरी गलती हो गया यहाँ पर ये ना है 9 6 1 और ये भी है 4 2 8 सॉरी 4 2 8 ये है। इसको मल्टीप्लाई करना है 6 1 से 2 5 7 3। तो ऑब्वियसली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये रो और ये कॉलम को कंसीडर करके 1 इंटू 6 4 इंटू 2 एंड प्लस 2 इंटू 7 यानी 28 आउटपुट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएगा इसके रोज को और इसके कॉलम्स को कंसीडर करेंगे। तो 1 इंटू 1 1 5 इंटू 4 इंटू 5 20 21 हो गया प्लस 6 2 इंटू 3 6 यानी 27। और इस तरह से सारे आउटपुट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। साइज जो होगा वो हमको पता है 4 इंटू 3 है 3 इंटू 2 है तो साइज जो इसका होगा ये होगा 4 इंटू 2। तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरह से 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। जो आउटपुट है लिख देते हैं 65 49 65 49 98 32 एंड यहाँ लास्ट है 84 38 84 38। ये आउटपुट आ जाएगा। और अगर ऐसा कर दें d इज इक्वल्स टू बी इंटू ए तो यहाँ पर आ जाएगा एरर बिकॉज बी के कॉलम्स और ए के रोज जो है वो सेम नहीं। तो ये तो हो गया नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कि अगर एक वेक्टर लिखे 3 1 एंड 4 ये वेक्टर लिख रहे हैं और इसके आगे लिखते हैं 2 5 1। इसका साइज कितना है 3 इंटू 1 और इसका साइज उल्टा लिख दिया 1 इंटू 3 और इसका साइज 3 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिमिलरली साइज ही तो देखते हैं ना यहाँ भी जब वेक्टर के साथ करते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे बीच में एस्ट्रिक लगाएंगे तो भी सेम ही रूल होगा जो हम लोग करते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 और इसको करेंगे तो 6 प्लस 5 प्लस 4 15। तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। एंड अगर उल्टा कर दे तो ऐसे करते 3 1 4 इंटू 2 5 1। अब क्या होगा बोलो, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 को इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब क्या बनेगा 6 15 3 देन 2 5 1 एंड 8 24 यही बनेगा ना। तो सेम रूल होगा वेक्टर्स के केस में भी, 1 डायमेंशनल एरे में भी वही रूल फॉलो करेगा जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। इसी को चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार CLC क्लियर A इज इक्वल्स टू 3 कॉलम वेक्टर लिखना है 3 1 4। तो
कैसे लिखेंगे? इंटर प्रेस करेंगे तो कॉलम वेक्टर आ गया। अब सिमिलरली रो वेक्टर लिखना है तो स्पेस या कॉमा का यूज करते हैं। 2 5 एंड 1, ये हो गया बी। अब करते हैं बी इंटू ए, तो 15 आ गया। और ए इंटू बी करेंगे तो 3x3 का मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है और यही मैट्रिक्स आया हम लोग का, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ। तो अगर ये सेम है, रोज कॉलम्स और मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइंड है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कॉलम्स और रोज सेम होना चाहिए फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? डिवीजन। मैट्रिक्स में डिवीजन होता है कि नहीं होता है? डिवीजन नहीं होता है। मतलब कि वो डिवीजन का ही तो सेंस है ना, वो एक तरह से मतलब नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं, जैसे डिवाइड कर देते हैं नंबर को, तो वैसे नहीं करते हैं। लेकिन डिवीजन डिफाइंड तो है ना, डिवीजन का वही तो मतलब है। डिवीजन का मतलब क्या है कि किसी नंबर को मान लो 3/5 करना है, तो क्या करते हैं? 3 लिखते हैं इंटू 5 का इनवर्स, यही तो करते हैं ना। डिवीजन का मतलब यही है। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, डिवीजन क्या प्रॉब्लम है? तो अगर ए इंटू बी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ए डिवीजन बी कर रहे हैं अगर मैट्रिक्स में, तो क्या कर रहे हैं? ए मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स, यही तो कर रहे हैं। तो उस सेंस में नहीं है कि ए बाई बी लिख देंगे, ऐसा रहे। लेकिन डिवीजन का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स इनवर्स, और इनवर्स तो डिफाइंड है, तो डिवीजन भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट डिवीजन को ही उस तरह से डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स के केस में। और यहाँ भी जो रूल होगा वो सेम, सारे जगह जितने भी रूल्स है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब जगह लीनियर अलजेब्रा का ही रूल फॉलो होगा। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए is typically written as, इनवर्स कैसे लिखते हैं? ए इनवर्स टाइप का लिखते हैं। अगर ए का इनवर्स लिखना है तो ए इनवर्स, इस तरह से हम लिखते हैं। बुक्स में देखते हैं, कॉपी में लिखते हैं इस तरह से। मैटलैब में, इन मैटलैब द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए एक कमांड होता है, या फंक्शन बोल सकते हैं उसको, आइदर बाय रेजिंग। एक तरीका तो ये है कि ए लिखो और उसमें पावर रेज कर दो -1 का, रेजिंग ए टू द पावर ऑफ -1 पावर रेज कर दो। और दूसरा तरीका ये है कि विथ, मतलब लिखते हैं ना ए रेज टू द पावर -1, ऐसे लिख दो। एक तरीका ये है। ये दूसरा तरीका है, फंक्शन होता है INV करके, विथ द INV, इनवर्स का फर्स्ट 3 लेटर INV ए कर देंगे, तो इस फंक्शन के थ्रू भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट किसी भी। पहले तो इनवर्स पता होना चाहिए, डिवीजन का मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स इनवर्स। तो ये चीज सबसे पहले लिखते हैं इसके बारे में। अगर कोई एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 1 4
4 1 8 2 -1 3 और सेमी कॉलन दे देते हैं बिकॉज अननेसेसरली आउटपुट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, उसको देते हैं फंक्शन INV ऑफ A। तो ये जो आउटपुट आएगा ये क्या आएगा, इनवर्स ऑफ B आ जाएगा। तो यहाँ पर सेमी कॉलन दे देते हैं और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Here you see A is equals to 2 space 1 4 row second row third row 2 -1 and 3 इंटर प्रेस किए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गया और B असाइन किए B इक्वल टू INV ऑफ A। तो इनवर्स ऑफ A दे देगा, ये रहा इनवर्स ऑफ A। इनवर्स ऑफ A बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम लोग जैसे कॉपी में करते हैं, उसी तरह से इनवर्स ये भी कैलकुलेट करता है, इनवर्स सेम होगा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या A और B का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। चेक करते हैं कि आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई किए A B तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली B A भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, वो भी आ गया। तो कह सकते हैं कि B जो है A का इनवर्स है। एक तरीका और है, रेज कर दो पावर -1 -1 करेंगे तो भी सेम वही वैल्यू आएगा जो ऊपर में आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। एंड अगेन इनवर्स भी सेम रूल फॉलो करता है जैसा कि लीनियर अलजेब्रा में हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो इनवर्स निकाल पाएंगे, निकालते हैं उस केस में नहीं निकालते हैं, तो यहाँ भी नहीं निकालेगा मैटलैब। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी निकालेगा। जैसे इस केस में डिटर्मिनेंट के लिए इस फंक्शन यूज करते हैं जो अभी लिखेंगे भी इसके बारे में। डिटर्मिनेंट A अगर करेंगे तो डिटर्मिनेंट 2 है, इसलिए यहाँ पर हो पा रहा है। अगर एक नया मैट्रिक्स डिफाइन कर दें 1 1 सेमी कॉलन 2 2, कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट B A करेंगे तो 0 ऑब्वियसली आएगा। और अब हम INV A करते हैं। देखो वार्निंग, मैट्रिक्स इज सिंगुलर टू वर्किंग प्रिसीजन। मैट्रिक्स सिंगुलर, इसलिए देखो कोई आउटपुट नहीं है। INF आउटपुट नहीं आया। और ये INF क्या है ये आगे देखेंगे कि कब किस केस में एक INF होता है, एक NaN होता है, नॉट ए नंबर। इस तरह से आउटपुट देता है जहां पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैटलैब को। तो यहाँ भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सिर्फ निकालेंगे। INF, हाँ मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि नॉन सिंगुलर से सिंगुलर का इन्वर्स निकाल रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, डिवीजन ही एक तरह से कर रहे हैं ना। ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं मतलब आइडेंटिटी ए का इन्वर्स निकालने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इन्वर्स से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहे हैं ए से। इन्वर्स का यही मतलब है नॉर्मली। तो इसीलिए INF लिख रहा है, मतलब इनफाइनाइट लिख रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए। मतलब अगर ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स का क्या मतलब होता है, सिंपली इनवर्स का मतलब होता है I इंटू ए इनवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी को डिवाइड करता है मैट्रिक्स ए से। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिवीजन अभी देख लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन भी दो प्रकार का होता है, एक तो लेफ्ट डिवीजन जैसा कि नंबर्स के केस में पढ़े थे, लेफ्ट डिवीजन एंड राइट डिवीजन। लेफ्ट डिवीजन में बैकस्लैश यूज करते हैं। तो ये काम कब आता है,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। ax इक्वल टू b एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर हमको निकालना वैल्यू किसका, एक x का। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। बचेगा क्या है, इधर x बचेगा और इधर क्या बचेगा, a इनवर्स b। तो कहते हैं कि जो आंसर है वो मेरा a इनवर्स b है। तो मैटलैब में इसी चीज को कैसे निकालेंगे, ये है, यहां से जाएंगे x इज इक्वल्स टू लिखेंगे a बैक स्लैश b। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या निकालेगा, a इनवर्स b निकालेगा। जैसे कि नंबर्स के केस में भी हम ये चीज देख रहे थे ना, लेफ्ट डिवीजन राइट डिवीजन। क्या कर रहे थे, 2 बैक स्लैश 4, इसका मतलब क्या था, 4/2, याद है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी b को एक तरह से डिवीजन कर रहे हैं a के साथ, तो लिखेंगे a इनवर्स b। तो यहाँ पर ये वाला कमांड जो है यूज होगा अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो। एंड नेक्स्ट इज राइट डिवीजन। राइट डिवीजन सीधा सीधा होता है, जैसे कि 2/3 लिखते हैं या 2/4 लिखेंगे तो 4 को 2 को 4 से डिवाइड करें, इस तरह, इस सेंस में। तो ये होता है सिंपली स्लैश, ये स्लैश ये बैक स्लैश। और ये कैसे होता है, इसी केस में अगर हम हमारा सिस्टम जो इस तरह है x c इक्वल टू d, ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में ये राइट डिवीजन का यूज करके हम निकालते हैं, क्या करेंगे, x c इनवर्स इक्वल टू d c इनवर्स, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ से x आएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो d c इनवर्स आएगा। तो मैटलैब में इसका कमांड, अगर हमको x निकालना है तो क्या करेंगे, d स्लैश c, मतलब जब भी स्लैश देंगे तो मतलब नॉर्मल टाइप का डिवीजन हो रहा है, d डिवाइड बाई c, इस तरह, इस सेंस में हो रहा है, मतलब 4/2 मतलब 4/2 कहना चाह रहे हैं। अब बैक स्लैश होगा तो उल्टा होगा। तो इस सारे कमांड से हम इजिली हम सॉल्व कर पाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू हम सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 8y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, 6x प्लस 10y प्लस 3z इज इक्वल्स टू से 0। तो मेरा A मैट्रिक्स क्या है, इसको लिखेंगे, इसी को AX इक्वल टू B फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A मेरा मैट्रिक्स जो है 4 माइनस 2 6 2 8 2 6 10 3। X जो है, जो अननोन है, उसको लिख सकते हैं, अननोन वेक्टर जो है उसको कैपिटल X से डिनोट करते हैं अगर, तो X Y Z। एंड B वेक्टर जो है वो क्या है, 8 4 0। अगर इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं X इक्वल टू B, इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। और अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, सॉरी यहाँ पर स्मॉल x नहीं कैपिटल X लिखे हैं, यहाँ पर तो कैपिटल X लिख देते हैं। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A का इनवर्स B, ये निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल जब कॉपी में निकालते हैं तो इसी तरह से निकालते हैं। और मैटलैब में क्या करना पड़ेगा, मैटलैब कमांड क्या है, मैटलैब में करना पड़ेगा x को असाइन करना पड़ेगा वैल्यू, कौन सा, a बैक स्लैश b। तो एक बैक स्लैश b देंगे तो यहाँ से a इनवर्स b है कैलकुलेट करेंगे। और क्या कर सकते हैं, चाहे तो in भी a इंटू b, ये भी दे सकते हैं, x इक्वल टू, तो दोनों से वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, जब हम in भी करते हैं ना, तो मैटलैब
जैसे कि हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं उस तरह से ही INV A जब फंक्शन देते हैं तो मैटलैब बिल्कुल उसी तरह से निकालता है इन्वर्स, जैसे कि हम लोग नॉर्मल केस में निकालते हैं इन्वर्स, एडजॉइंट लेके और कोफैक्टर निकाल के। लेकिन जब A\B दे रहे हैं तो यहाँ पर मैटलैब दूसरे तरीका से निकाल रहा है इन्वर्स को। दोनों तरफ तो इन्वर्स ही निकाल रहा है, यहाँ भी इन्वर्स निकाल रहा है, यहाँ भी इन्वर्स, और दोनों सही है। लेकिन दोनों के तरीका में मैटलैब जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो अलग। यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन यूज करता है, बैकस्लैश जब दे रहा है इसका मतलब है गॉस एलिमिनेशन यूज करके ए इन्वर्स निकाल रहा है। और जब INVA दे रहे हैं तो INVA इस केस में वैसा ही निकाल रहा है इन्वर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, मतलब जैसा हम लोग करते हैं। कब 8 क्लास, आई थिंक 8 क्लास के आसपास पढ़ने लगते हैं इस तरह से करना, 8 9 10 इस तरह से। तो उसमें जैसे निकालते हैं इन्वर्स निकालना, तो उसी तरीका से निकालता है। खैर वो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, अभी फिलहाल बस ये समझने का जरूरत है कि इन्वर्स B कैसे निकालना है। तो या तो ये यूज कर सकते हैं बैकस्लैश इन्वर्स B निकालने के लिए, या INV इंटू B कर सकते हैं। इसी सिस्टम को एक तरीका से और लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? X Y Z, ये वाला जो वेक्टर है इसको रो बना दिए और यहाँ पर लिख दिए A यानी 4 - 2 6 2 8 2 6 10 3, और दिस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8 4 0। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी सिस्टम को अभी लिखे Ax इक्वल टू बी, अभी लिख रहे हैं X A इज इक्वल्स टू B। हालांकि B का ट्रांसपोज कर दिया तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोज दे देते हैं। X का ट्रांसपोज कर दिए, कॉलम वेक्टर था रो बना दिए, B का ट्रांसपोज कर दिए और A को एज इट इज लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग देखो खुद से क्या होगा। 4, अच्छा इसको भी तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट अगर रो को देखेंगे तो 4x - 2, तो इस दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर ट्रांसपोज होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा +2, और यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम 4 2 6 4 2 6 -2 8 10 6 2 3 6 2 3, ये हो गया। क्या किया हम यहाँ से इस सिस्टम को है Ax इक्वल टू B, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज तो लगा ही सकते हैं ना, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दी। और ट्रांसपोज का रूल क्या है? X ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाता है, तो यहाँ से भी ये हो जाएगा। X का ट्रांसपोज ये रहा, A का ट्रांसपोज ये रहा और B का ट्रांसपोज ये रहा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से चेक कर सकते हो कि फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा? x इंटू 4 मतलब 4x - 2y 6z इज इक्वल टू 8, और यही है इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इसी सिस्टम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ से हमको किसका इन्वर्स निकालना है? इसका A ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे? ये मेरा A है, अब मेरा ये A ये है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं YB इज इक्वल टू, ये मेरा B मैट्रिक्स है और ये मेरा वेक्टर सपोज C है, तो ये मेरा Y है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से हमको निकालना किसका वैल्यू है? Y का, तो क्या करना पड़ेगा? C/B, अगर ये कर देंगे तो C इंटू B इनवर्स हो जाएगा और यही मेरा Y का वैल्यू आ जाएगा। तो XYZ का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर इसको चाहे तो और क्या कर सकते हैं? C इंटू INVB, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? तो ये चीज हम करके देखते हैं, इसी सिस्टम को सॉल्व करके। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है मैटलैब में।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ए लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? 4 माइनस 2 फर्स्ट रो माइनस 2 6 2 8 8 2 थर्ड रो 6 इन 3। ये मेरा ए मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट जो वेक्टर है बी, उसको असाइन कर देते हैं इस तरह से 8 सेमी कॉलन 4 सेमी कॉलन 0। तो ये मेरा बी वेक्टर है और हमको निकालना है एक्स इक्वल टू बी, मतलब एक्स निकालना है। एक्स एक क्या होगा? कॉलम वेक्टर होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इनवर्स बी करना पड़ेगा। इनवर्स बी करने के लिए ए बैकस्लैश बी कर देंगे। मेरा आंसर, ये मेरा आंसर है। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई एन भी ए इंटू बी। इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं और आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों में से किसी चीज को भी यूज कर सकते हैं। अब हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं B इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। क्या होगा? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज कर दिए और C इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज करते हैं। तो बी वेक्टर था, कॉलम वेक्टर था, अब रो वेक्टर हो जाएगा। और अब हम निकालते हैं स्लैश यूज करके। हम सॉल्यूशन आंसर निकालना चाहते हैं। तो अभी जो स्लैश करके निकालेंगे तो उसमें जो आंसर आएगा वो रो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर कॉलम वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट इतना, सेकंड कंपोनेंट इतना, थर्ड कंपोनेंट इतना। एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से निकल गया ना। यहाँ भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा बट रो फॉर्म में निकलेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो क्या लिखे हैं, C स्लैश बी। तो यही काम यहाँ करेंगे, लिखेंगे C स्लैश, पहले बैक स्लैश दे रहे थे, अभी नहीं देंगे, बी। और देखते हैं, देखो आंसर सेम ही आया बट ये रो वेक्टर में आ गया। चाहेंगे तो इसको C इंटू आई एन भी इंटू बी, ये भी लिख सकते हैं और इससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो या तो ये यूज कर सकते हैं या तो ये। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं मैटलैब पर। ये तो 3x3 था, और बड़ा होता तो और भी बड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते इस तरह के कमांड्स को यूज करके। तो यहाँ पर देखें कि स्लैश कमांड कब यूज कर सकते हैं और बैक स्लैश कमांड कब यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग बैक स्लैश ही करेंगे, क्योंकि जनरली तो इक्वेशन इसी फॉर्म में रहता है ना, एक्स इक्वल टू बी टाइप का। इस फॉर्म में जनरली नहीं रहता है, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग यही यूज करेंगे, बैक स्लैश वाला, ए बैक स्लैश बी या आई एन भी इंटू बी, इस दोनों में से कोई। तो इस तरह से डिवीजन के हेल्प से हम डिफाइन, आई मीन किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनवर्स के हेल्प से। ये नंबर 3 था, आई मीन इसको लिखे, हाँ, डिवीजन इज नंबर 3 एंड फाइनली फोर्थ, इसी के फोर्थ पार्ट में हम एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन देखेंगे। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है? अभी हम जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ऊपर में, तो क्या कर रहे थे कि दो मैट्रिक्स लिए और दोनों का यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कर रहे थे। लेकिन मान लो किसी केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर, ए वेक्टर लेते हैं, एक ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट है 1 2 3, ऐसे ले लेते हैं। और बी एक वेक्टर लेते हैं 1, इसका 4 5 6। ये कैसा है? ये एक रो वेक्टर है। एक्चुअली इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं 4 5 6।
अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ये एक वेक्टर रो वेक्टर, ये एक रो वेक्टर, तो क्या करते हैं ए इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करते हैं। तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन करते हैं, नहीं, और ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना डॉट प्रोडक्ट में। जैसे ए को इस तरह से लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही तो मतलब है। और इसका क्या मतलब है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए इंटू बी, ए डॉट बी, इसमें क्या करते हैं 4 इंटू 1 यानी 4 प्लस जे का जो ये कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करते तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस 6 इंटू 3 यानी 18। टोटल वैल्यू कितना आता है 28 4 32। यही तो होगा ना डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का। तो जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मान लो डॉट प्रोडक्ट का जरूरत है दो मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन करना है। यहाँ पर अगर ऐसा कर देंगे ए एस्ट्रिक बी, जैसे कि अभी मैट्रिक्स ऊपर वाले केस में मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, ए का डायमेंशन कितना है 1 इंटू 3 एंड बी का भी डायमेंशन 1 इंटू 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, डॉट प्रोडक्ट करना है तो करना पड़ेगा ए वेक्टर इंटू बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, तब जाके वैल्यू यही आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट को तुम लोग देखते होगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ते होगे, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में बोलते हैं कि ये जो है एक इनर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्म डिफाइन करते हैं ना इस तरह से, ए इंटू बी डैश ऐसे करके ट्रांसपोज कहते हैं कि ये नॉर्म डिफाइन करेगा, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, ए बी एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए, इस तरह से, याद है। या फिर एक्स वाई करते हैं तो वाई ट्रांसपोज एक्स, इस तरह से डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट। बोलते हैं ना कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो वहां पर एक्चुअली प्रोडक्ट करते टाइम वाइट दोनों रोज वेक्टर होता है या कॉलम वेक्टर होता है एक्स वाई पे, लेकिन एक में ट्रांसपोज करना जरूरी है, अदरवाइज प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं मतलब कंपोनेंट वाइज करते हैं। इस एक फर्स्ट प्लेस पर जो कंपोनेंट है उसका फर्स्ट प्लेस के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का थर्ड प्लेस। डॉट प्रोडक्ट तो याद ही होगा, क्लास 10 से ही आई थिंक कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट 32 आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में तो ये वाला दे नहीं सकते, ये वाला, क्योंकि ये करेंगे तो एरर बता देगा। हमको तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए, कम एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन चाहिए। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट का यही मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेगा और वो ऐड कर देगा। जैसे कि लिखते हैं इसको, तो कुछ सिंबल्स लिखते हैं, उसका पहले मतलब लिख लेते हैं। ये ठीक है ना, इसमें किसी को कोई कंट्राडिक्शन लगेगा तो बोलना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो उस केस में एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन करने के लिए हमको क्या, कॉपी में जब लिखते हैं तो ए डॉट बी लिखते हैं जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऐसे। लेकिन क्या मैटलैब में भी डॉट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर डॉट नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते ए डॉट, तो लिखते हैं बेसिकली डॉट के बाद एस्ट्रिक देते हैं। सिर्फ एस्ट्रिक देंगे तो वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, और डॉट के बाद एस्ट्रिक देंगे और फिर बी लिखेंगे, इसका मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन होगा। तो नंबर 1 जो ऑपरेशन है डॉट के ऊपर एस्ट्रिक, इससे क्या होता है, इससे होता है मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह से अगर डॉट के बाद ये दे देंगे, ये क्या है पावर रेज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू देता है, एक्सपोनेंशियल। अभी करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली इधर भी सिंबल लिखेंगे, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में। डिवीजन के केस में क्या करेंगे, और डिस्क्रिप्शन।
तो सिंबल हो गया जस्ट इसके जैसा, मल्टीप्लिकेशन के डॉट के बाद एस्ट्रिक दे रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे डॉट के बाद स्लैश दे देंगे। अगर ऐसा करेंगे, बेसिकली ये पावर में नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं समझना। जब एस्ट्रिक देते हैं तो अपने आप वो ऊपर हो जाता है थोड़ा, और जब डिवीजन डॉट स्लैश ये देंगे, ये से होगा डिवीजन। और कौन सा डिवीजन, स्लैश दे रहे हैं ना, तो राइट डिवीजन। और अगर डॉट बैक स्लैश दे रहे हैं तो लेफ्ट डिवीजन। और ऑपरेशन जो होगा वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, a इक्वल टू, पहले देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। a1 a2 a3 a4, ये एक क्या जनरेट करेगा, रो वेक्टर। तो और रो वेक्टर जनरेट करते हैं b1 b2 b3 b4। और ये सिंबल्स का क्या मतलब है ये देखते हैं। तो करेंगे a डॉट एस्ट्रिक b, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो नया जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर में कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन होगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4। अगर इसी में हम डॉट स्लैश कर दें b, मतलब पहले ये देखें ये वाला चीज मल्टीप्लिकेशन, अब ये देख रहे हैं राइट डिवीजन, ये कर दे तो इसका क्या मतलब होगा, कंपोनेंट वाइज डिवीजन हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर आएगा सच दैट कि a1 बैक स्लैश b, मतलब a1 का डिवीजन कर देगा b1 से, a2 कॉमा तो दे नहीं रहा है तो कॉमा का जरूरत नहीं है, a2 स्लैश b2 a3 स्लैश b3 a4 स्लैश b4। ये इस तरह से इसका ये मतलब है इस ऑपरेशन का। सिमिलरली अगर ऐसा देते हैं तो a पावर रेस करते हैं, इसका क्या मतलब है, a का पावर b जाएगा कंपोनेंट वाइज, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पर है तो a1 का पावर b1 a2 का पावर b2 a3 का पावर b3 a4 का पावर b4, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज से पावर में चला जाएगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो जाएगा। a1 का पावर b1 a2 का पावर b2 a3 का पावर b3 एंड a4 का पावर b4, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो गया। तो जो ये देते हैं पावर रेस करते हैं, और यहाँ पर एक राइट डिवीजन बचा है, तो जो काम लेफ्ट डिवीजन के लिए हो रहा है, सॉरी लेफ्ट डिवीजन बचा है, तो जो राइट डिवीजन के लिए हो रहा है वही काम लेफ्ट डिवीजन के लिए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्लैश ना देके बैक स्लैश देंगे तो यहाँ पर सब जगह बैक स्लैश आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है एलिमेंट बाय एलिमेंट। क्लियर CLC, सबसे पहले एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 सिंपल वेक्टर ले लेते हैं, एक रो वेक्टर जनरेट हो गया। बी भी एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, 5 6 7 8, ये भी एक रो वेक्टर हो गया। और अब लिखते हैं ए के बाद क्या लिखना था, डेसिमल देना था ना, डेसिमल 0 के बगल में रहता है या फिर शिफ्ट के कंट्रोल के ऊपर रहता है, कंट्रोल राइट हैंड साइड जो कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, शिफ्ट के सेकंड प्लेस पर राइट लेफ्ट साइड। तो ये दिए डॉट एस्ट्रिक किए 8 के ऊपर, ये एस्ट्रिक बी कर दिए। तो क्या आना चाहिए यहाँ से, सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन होगा इसके कारण। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, 2 का होगा 6 के साथ, 3 का होगा 7 के साथ एंड 4 का होगा 8 के साथ। तो इंटरप्रेस करते हैं तो इस तरह से आना चाहिए, 5 12 21 एंड 32, ये एक रो वेक्टर क्रिएट होना चाहिए, वही हो रहा है। इसी में हम ए डिवीजन लेफ्ट डिवीजन कर रहे हैं, सॉरी राइट डिवीजन कर रहे हैं, तो स्लैश दे रहे हैं डॉट के बाद और लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहला जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज डिवाइड करेंगे,
तो A/5, 1/5 मतलब 1/5 यानी कितना होगा, 0.0, आई मीन 0.2, फिर 2/6 यानी 1/3, 1/3 यानी 0.667, इस तरह से 3/7, 4/8, 4/8 यानी 0.5, इस तरह से करेंगे। देखो ये 0.5, 0.2, अच्छा ये 0.33, सॉरी नॉट 6, 1/3 है ना, इसलिए 2/3 रहता तो ये आउटपुट बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है। एक और देखते हैं, ए डॉट पावर रेज करके देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ए के ऊपर बी का एलिमेंट्स का पावर रेज होगा, लेकिन कंपोनेंट इंट्रीज वाइज होगा, कंपोनेंट वाइज यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो पहला जो होगा 1 का पावर 5 यानी 1 ही होगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होगा। 3 का पावर 7, फिर 4 का पावर 8, इस तरह से ये आएगा। तो जो वैल्यूज आएगा वो एज इट इज आना चाहिए। देखते हैं 164, 187 एंड देन दिस। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट जब करना है हमको तो इस तरह से करेंगे, और जब नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है तो तब तो हम जानते ही हैं कि कैसे करना है। सिंपली अब यहाँ पर a स्ट्रिक b देते हैं, मतलब a को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, नहीं होगा, दोनों का साइज अलग अलग, आई मीन सेम ही है ना। तो एक है 1x4 और दूसरा भी 1x4 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहला का, नंबर ऑफ रोज दूसरा का बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एरर आएगा, इनकरेक्ट डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर a इंटू b का ट्रांसपोज ये कर दे, अब क्या होगा, अब a जो है 1x4 है और b का ट्रांसपोज कर दिए, यानी b क्या है 4x1 है। तो अब तो मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, b ट्रांसपोज आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन अब होगा, क्योंकि b का ट्रांसपोज कर दिए। b ये जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स है, इसका साइज हो गया 4x1, तो आउटपुट एक सिंगल स्केलर वैल्यू आएगा और वही वैल्यू आ रहा है। और ये जो वैल्यू है ये a डॉट b के ही बराबर है। डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं ना उसके लिए ये कमांड है, डॉट a कॉमा b। ये करेंगे तो देखो ये सब आना चाहिए, आया ना 70। तो a डॉट b जब करते हैं, ये कमांड है एक्चुअली, ये फंक्शन है जिसको यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो a डॉट b करते हैं तो बेसिकली यही करते हैं ना, a का दो वेक्टर है, दो रो वेक्टर है, तो a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं b डैश के साथ, यही करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, कुछ अलग तो नहीं करते। तो दोनों का वैल्यू ऑब्वियसली सेम आ रहा है। तो इसमें हम कुछ कमांड्स के बारे में, अगेन कुछ बिल्ड इन कमांड्स हैं या फंक्शंस कह सकते हैं उसको, उसके बारे में हम लिखेंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस लिखेंगे 5th में, यूजिंग एरेज इन मैटलैब, सॉरी बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शंस, यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। तो कौन सा फंक्शन का क्या मतलब होता है। अगर हम लिखते हैं मीन ए, अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब है कि a अगर वेक्टर है, इफ लिखेंगे इफ a इज अ वेक्टर, तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द मीन वैल्यू, द मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू,
मीन वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर, किस वेक्टर का, ए वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ देखते हैं, ए एक वेक्टर लेते हैं 5 9 2 4 सेमीकोलन, और कमांड देते हैं या मीन फंक्शन यूज करके मीन ए लिखते हैं, तो जो आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू, वो आएगा 5 को ऐड करेगा 9 के साथ, 9 को ऐड करेगा 2 के साथ एंड फिर 4 के साथ, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 20। सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो, और एवरेज निकालना है, मतलब कितने कंपोनेंट से, 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 5। मीन जब यूज करते हैं तो वो एवरेज दे देता है सारे कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब लिखवा रहे हैं। सॉर्ट ए क्या करेगा कि यहाँ पे लिखते हैं अरेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर ए इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग हम लोग करते हैं ना, सी प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो, सी या सी प्लस प्लस, तो उसमें प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि एलिमेंट को सॉर्ट करना होता है उसके हिसाब से, मतलब तो इसी केस में अगर ए मेरा वही मैट्रिक्स है 5 9 2 4, तो जब कमांड डालेंगे सॉर्ट ए, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा इसको। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट लिख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, 2 4 5 9, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया, मतलब अरेंज कर दिया। नेक्स्ट इज डी टी ऑफ ए, इसका मतलब है डिटर्मिनांट, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं आज ही। डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ए निकाल कर ए का डिटर्मिनेंट ऐसे डिटर्मिनांट ऑफ ए डॉट, और इसका एग्जांपल इसी तरह से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई नहीं, डॉट ए जब लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आई मीन नॉट ए, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स का जरूरत होगा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं डॉट ए कॉमा बी, अगर ऐसा लिखते हैं और दोनों सेम तरह का वेक्टर है ए और बी, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेगा, ए डॉट बी, और इसका एग्जांपल तुम लोग लिख लेना, ऑब्वियसली लिख सकते हो, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा, तो क्रॉस ए कॉमा बी, क्रॉस ए कॉमा बी लिख देंगे तो ये देगा ए क्रॉस बी, इसको भी कंप्लीट कर लेना, एग्जांपल एक लिख लेना इसका। और आई एन भी ऑफ ए देंगे तो ऑब्वियसली ए इनवर्स निकालेगा, और कब निकालेगा, डिटर्मिनांट ए जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, इफ लिख देते हैं यहाँ पर। और इसका भी एग्जांपल लिख लेंगे। तो सॉर्टिंग वाला डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी देख चुके हैं, शॉर्ट करके नहीं देखे, ए को फिर से लिखते हैं, ए क्या है, तो ए ऑलरेडी शॉर्ट है, तो पहले एक नया वेक्टर लिखते हैं 5 9 2 4, ये वेक्टर है, और लिखेंगे शॉर्ट ए, प्रेस करेंगे ये शॉर्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसका मीन निकालेंगे, मीन ए, ऊपर देखे थे 5 आया था, यहाँ देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं, आएगा, क्या हो गया, मीन ऑफ ए आ गया, थोड़ा लेट से कई कई बार आता है, कंप्यूटर कुछ और, सीपीयू में कुछ और यूज होते रहता है तो लेट हो जाता है कई, तो ये 5 आउटपुट आ गया। डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का निकालेंगे ऑब्वियसली, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और वो भी कब, जब डिटर्मिनेंट, आई मीन सॉरी,
डिटर्मिनेंट तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, बट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल नहीं सकते हैं। एंड इनवर्स जब निकालेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। तो ए फिर से लिखते हैं, बी ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड 5 6 7 8 और ये है 5 9 2 4। इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट ए कॉमा बी 125। ये मल्टीप्लाई करके देखो, 25 54 मतलब 54, इधर से 14 एंड इधर से 32, सब जोड़ के देखेंगे तो 85 होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए कॉमा बी ऑब्वियसली वेक्टर आएगा। अब तो डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर आता है, तो आउटपुट जो होगा वो रो वेक्टर आएगा। कर देते हैं। अच्छा, ए बी मस्ट बी ऑफ लेंथ 3 इन द डायमेंशन इन विच क्रॉस प्रोडक्ट इज टेकन। ये क्या लिख रहा है कि ए और बी जो होना चाहिए मस्ट बी ऑफ लेंथ 3 लेंथ का ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन तक ही ले रहा है, इसलिए यहाँ पर एरर दे दिया। तो अगर ए हम लिखें, डिफाइन करें 1 2 3 और बी डिफाइन करें 4 5 6, अब करें क्रॉस ए कॉमा बी। अब तो एरर नहीं आना चाहिए, आया नहीं एरर, 3 डायमेंशन तक ही करता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए लिखा हुआ ऐसा। और अब क्रॉस प्रोडक्ट करके जब भी देखेंगे हम लोग को तो पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो यही आएगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, थोड़ा सा और है, 2 4 उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रैंड, सिंपली रैंड करेंगे। तो रैंड के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैट्रिक्स जनरेट किए थे हम, रैंडम मैट्रिक्स। तो जब रैंड कमांड देंगे, यहाँ पर दे के देखते हैं रैंड, तो क्या करेगा, ये एक नंबर जनरेट करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में, और कोई भी नंबर जनरेट कर देगा रैंडमली। इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं तो ये 0 के 1 में एक रैंडम नंबर को जनरेट कर दिया। और हम देखे थे रैंड मैट्रिक्स जनरेट किए थे ना, 2 2 इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे रैंड 2 3, मतलब इसका रोज 2 हो और कॉलम्स 3 हो, ऐसा एक रैंडम मैट्रिक्स ये जनरेट कर देगा या एरे जनरेट कर देगा। और इसमें भी वैल्यूज जो होंगे 0 से 1 के बीच में ही होंगे। देख सकते हैं कि रैंडम मैट्रिक्स इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। वेक्टर जनरेट करना रहा तो रैंड, जो भी कॉलम वेक्टर चाहिए तो कॉलम वेक्टर का डायमेंशन लिखो, रो वेक्टर चाहिए तो रो का, रो वेक्टर मान लो चाहिए तो 1 5 लिखेंगे। तो क्या जनरेट करेगा, एक रो वेक्टर जनरेट करेगा 5 एलिमेंट्स का, एक रो वेक्टर, और जिसके इंट्रीज जो होंगे 0 से 1 तक ही होंगे, 0 से 1 के बीच में होंगे और रैंडम होंगे, कोई भी आ सकता है कहीं भी 0 से 1 के बीच में। तो इसके इस तीनों के बारे में बस लिख लेते हैं। अगर रैंड लिखते हैं तो क्या करेगा, जनरेट्स a single random number between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट इज रैंड m कॉमा n अगर लिखते हैं तो क्या करेगा, जनरेट्स अ मैट्रिक्स, अ रैंडम मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर इसी में हम ये कर दे रैंड 1 कॉमा n, तो ये क्या करेगा, जनरेट्स रैंडम। अच्छा, यहाँ भी ये चीज होना चाहिए, बिटवीन, ये वाला जो है ये सेम सब जगह होना चाहिए, बिटवीन जो मैट्रिक्स होगा उसका जो नंबर्स होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर्स बिटवीन 0 to 1, और यहाँ भी जनरेट करेगा वेक्टर, ए रो वेक्टर
ऑफ साइज 1 क्रॉस n। और एक होता है रैंड PERM, परम, परमुटेशन होता है ना, परमुटेशन का फर्स्ट 4 लेटर परम, और यहाँ पर n कर देते हैं, n के जगह कुछ नंबर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक जनरेट करेगा 1 से लेके n तक का एक क्या बोलते हैं उसको, रो वेक्टर जनरेट करेगा, और उस रो वेक्टर में वो परमुटेशन लगा देगा, मतलब किस किस प्लेस पर कौन सा आएगा ये गारंटी नहीं है, उसमें परमुटेशंस लगा सकते हैं ना हम। तो जनरेट्स ए रो वेक्टर विथ n एलिमेंट्स। ये सब कुछ बेसिक है जो पता रहने से आसान हो जाता है मैटलैब पे कोडिंग करना। हम लोग आगे करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। रैंडम परमुटेशन ऑफ इंटीजर 1 थ्रू n। क्या ये बोल रहा है कि कोई भी, मान लो कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखते हैं रैंड PERM 6 लिखते हैं, तो ये आउटपुट जो देगा ये कुछ इस तरह का दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जैसे कि क्या करेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, 6 पॉजिटिव इंटीजर है 1 से 6 तक, इसमें कोई भी मतलब किसी भी नंबर को किसी भी प्लेस पर लिख सकता है, मतलब परमुटेशन इसी में कर देगा। जैसे हो सकता है ऐसा हो 4 3 2 6 1, 1 2 3 4 5, एक और कोई बच गया, कौन सा बचा, 5 बच गया, तो यहाँ पर लास्ट में 5, ऐसा परमुटेशन दे सकता है। तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। 4 3 2 1 6, ऐसा करके कोई परमुटेशन दे सकता है। 8 लिखेंगे तो 1 से 8 तक का परमुटेशन कर देगा। तो इसको चेक करते हैं, लिखते हैं रैंडम परमुटेशन है इसलिए रैंड लिख रहे हैं, लिखते हैं 6, क्या 4 5 2, कोई एक परमुटेशन ये ले लिया। सेकेंड टाइम करेंगे रैंड परम 6 करके देखते हैं। अब देखो अब दूसरा परमुटेशन आ गया, जरूरी नहीं है कि कोई भी परमुटेशन वो ले लेगा, इस एक बार में ये लिया दूसरे बार में ये लिया, ऐसा नहीं कि एक ही परमुटेशन देगा, जितने नंबर ऑफ परमुटेशन पॉसिबल है 6 फैक्टोरियल उतना में से कोई सा भी वो दे सकता है। अब करते हैं रैंड परम 8 और इंटर प्रेस करते हैं तो 1 से 8 तक का में जितने भी परमुटेशन पॉसिबल है उसमें से कोई सा भी दे सकता है आउटपुट। इंटर प्रेस करेंगे 8 6 4 5 1 7 3 2, तो इसको मिटा देते हैं, एक तो ये गलत प्लेस को लिखा गया ना, डाउट हो, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसके आगे देखेंगे।